इजराइल पर अब तक 26,000 से ज्यादा रॉकेट, प्रोजेक्टाइल, ड्रोन ये सब बरस चुके हैं। हिजबुल्लाह ने अपने नए चीफ का ऐलान कर दिया है और आपको यह भी समझना है कि आखिरकार ये UNRWA क्या है जो कि बैन कर दिया है इजराइल ने, और अमेरिका इसके खिलाफ क्यों है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप समझिए कि इजराइल पर कैसे बरसे हैं 26,000 रॉकेट, और अब इजराइल का नया प्लान क्या है। दूसरा, कौन है हिजबुल्लाह का नया चीफ। तीसरा, UNRWA आखिरकार बैन क्यों हुआ और अमेरिका इसके खिलाफ क्यों है। चौथा, ईरान ने कैसे बढ़ाई अपनी 200% तक ताकत। पांचवा है, इजराइल के नए हमलों से आखिरकार कितनी तबाही मच चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये दुनिया का नक्शा देखिए। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूं कि देखिए ये मिडिल ईस्ट का वो इलाका है और इस वक्त यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैंने आपके लिए थोड़ा और जूम कर दिया है कि कैसे यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर सऊदी अरब है, उस तरफ चले जाएंगे तो इजराइल है, लेबनान है। आपको पता है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में लगातार फाइट हो रही है, लगातार वहां पर गाजा, फिलिस्तीन, हर जगह फाइट हो रही है। तो देखिए अब अगर मैं आपको सबसे पहले बताती हूं, अभी तक इजराइल पर अक्टूबर 7 के बाद से, आपको पता है ना अक्टूबर 7 को क्या हुआ था, हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद से इजराइल ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी रिवेंज लेने में। लेकिन उस तारीख से यानी 1 साल से ज्यादा हो गया, अक्टूबर 7 2023 से अब तक इजराइल पर 26,000 रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन ये सब लॉन्च हो चुके हैं मल्टीपल फ्रंट से, यानी एक जगह से नहीं। आप देखिए 13,200 प्रोजेक्टाइल तो सिर्फ गाजा से आए हैं, इधर लेबनान से 12,400 आए हैं, 60 सीरिया से आए हैं, 180 यमन से आए हैं, यानी हुती विद्रोही भी वहां पर हमला कर रहे हैं, 400 ईरान से आए। ईरान ने 2 बार हमला किया है, एक तो हमला किया था अप्रैल 13 को और एक अभी ताजा जो हमला था अक्टूबर 1 को, जब उसके बाद से इजराइल ने वहां पर जवाबी कार्रवाई भी कर दी। और देखिए सोर्स मैंने आपके लिए लिख रखा है, द टाइम्स ऑफ इजराइल, और ये भी देख लीजिए कि इजराइल और एट वॉर कितने दिन हो गए हैं, 389 डेज हो गए हैं। तो सोचिए इजराइल पर अभी तक इतने सारे रॉकेट, मिसाइल सब बरस चुके हैं और इससे कहीं ज्यादा इजराइल ने गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान, इधर सब जगह बरसा और यहां तक कि यमन, सीरिया, हर जगह हमला किया है। अब देखिए कि कैसे नेतन्याहू भी टेरिफाइड हो गए हिजबुल्लाह के ड्रोन से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे ये जो ड्रोन है वो इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो जो ड्रोन स्ट्राइक है हिजबुल्लाह की वो इजराइल में निशाने पर लग रही थी, क्योंकि एक तो धीमी गति के होते हैं ड्रोन, छोटे होते हैं, तो इस तरीके से उनका जो आयरन डोम सिस्टम है उसमें फेल था। और एक पूरी की पूरी बैठक हुई है जिसमें नेतन्याहू ने यह बताया है कि हमें कुछ ऐसा तरकीब निकालनी पड़ेगी कि हम ड्रोन हमले अगर होते हैं तो हम किस तरफ जाएंगे, यानी हम किस तरफ छुपेंगे या क्या करेंगे। और तो और उन्होंने ये भी बोला, और आपको पता है कि कैसे उनके ही घर पर 2 बार हमला हो चुका है। ये नेतन्याहू के घर की बेडरूम की विंडो है जो कि डैमेज हो चुकी है ड्रोन हमले से जो हिजबुल्लाह ने किया था। देखिए आगे कि कैसे इजराइल के चैनल 11 ने बताया है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन से टेरिफाइड है नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर ड्रोन हमला करते हैं तो हम कहां जा सकते हैं, हम कहां भाग सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग हैड बीन मूव्ड, यानी वो जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी मोसाद के हेडक्वार्टर में या फिर आप देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, उसको मूव कर दिया गया, उसको बंकर में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि खतरा है ना। हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, वहां से कासम ब्रिगेड हमला कर रहा है, वहां से ईरान हमला कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज रिक्वेस्टेड नियरली 5 आप देख लीजिए कितना, $5,30,000 का पूरा इन्होंने बजट रखा है कि कैसे सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए नेतन्याहू के प्राइवेट रेसिडेंस की, जो कि कहां है, काइसेरिया में है, और यहां पर ही हिजबुल्लाह 2 बार हमले कर चुका है। अरब एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू को एक पूरा का पूरा मैसेज भेजा गया है, यानी ये हमला करके इन लोगों की तरफ से पूरा मैसेज भेजा गया है, ईरान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, कि अब देखो आप लोग बंकर में रहो, क्योंकि हम तो इतने हमले कर रहे हैं और इतने सटीक हमले कर रहे हैं, आप लोगों का आयरन डोम फेल है, तो आप लोग जो है बंकर में ही रहो। ये सारा ईरान का दावा है, हिजबुल्लाह का दावा है। तो अब इजराइल ने किया गया, अब भाई इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा। तो इजराइल अब एक नया डिफेंस सिस्टम लेकर आया है, आयरन बीम। आपको पता है आयरन डोम सिस्टम आपको बहुत बार बताया जा चुका है। अमेरिका से इनफैक्ट थर्ड मिसाइल सिस्टम भी, थर्ड डिफेंस बैटरी सिस्टम भी मंगाया गया कि वो इंटरसेप्ट कर दे। अब ये आयरन बीम सिस्टम आ गया, यानी लेजर बेस्ड है, कि लेजर से अब जो आने वाले हमले हैं वो इंटरसेप्ट होंगे। 2025 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा और जो आयरन डोम की कीमत है उससे कहीं कम कीमत में ये पूरा का पूरा आयरन बीम सिस्टम आप देख सकते हैं, इस तरीके से लेजर से वो पूरा ऑपरेट करेगा।
आगे देखिए कि कैसे आयरन बीम जो है वो आयरन डोम को रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन आयरन डोम को कॉम्प्लीमेंट करेगी। और किस तरीके से साथ में ये जितने भी प्रोजेक्टाइल हमले हो रहे हैं, जितने भी ड्रोन हमले हो रहे हैं, जितने भी छोटे हमले हो रहे हैं, भाई जो बड़े हमले होते हैं वो तो डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम है इजराइल के पास, वो लोग इंटरसेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये जो छोटे हमले होते हैं, नीचे हाइट पे होते हैं, उसके लिए आयरन डोम के साथ आयरन बीम भी अब काम करेगी। और देखिए इसमें एक ही रिस्क है कि अगर वेदर इधर से उधर होता है, क्लाउडी होता है, तो ये जो लेजर सिस्टम है पूरा वो काम नहीं कर पाता। और इसके लिए मिनिस्ट्री ने भी सोचा है कि बाद में हम ऐसा करेंगे कि इसको प्लेन पर लाद देंगे ताकि क्लाउड्स के ऊपर चले जाए और फिर उसके बाद लेकिन वो बहुत बाद में होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, उधर के एनालिस्ट कह रहे हैं कि गेम चेंजर हो सकता है ये। टाइम्स ऑफ इजराइल की मैं आपको खबर बता रही हूं। और देखिए वहीं के सूत्र क्या कह रहे हैं कि ये जो एक इंटरसेप्टर मिसाइल होती है ना, उसकी अगर कॉस्ट बताते हैं हम आपको, तो देखिए कैसे 40,000 से 50,000 डॉलर के बीच में एक की कीमत होती है। तो आप सोचिए कि डिफेंस करना कितना महंगा पड़ जाता है। द आयरन बीम सिस्टम विल बी एबल टू इंटरसेप्ट रॉकेट्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, यानी अब इससे आधी कीमत पे आयरन बीम सिस्टम पूरी की पूरे संचालित होगा। अब दूसरा पॉइंट यह है कि फाइनली हिजबुल्लाह ने लगभग 1 महीने के बाद अपना नया चीफ चुन लिया है। नाम है शेख नाइम कासिम, 71 ईयर्स ओल्ड, पावरफुल फिगर। और हिजबुल्लाह जब बना था तो उसका फाउंडिंग मेंबर, आगे देखिए कि कैसे हिजबुल्लाह का डिप्यूटी चीफ रह चुका है। 1991 में जनरल अब्बास अल मुसाफी ने बनाया था और उसके बाद इधर हेलीकॉप्टर स्ट्राइक में जनरल अब्बास की मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए कि जब नसरल्लाह लीडर बना उसके बाद कासिम ही जितने भी सारे प्रोमिनेंट स्पोक्स पर्सन की जो रोल होता है, जितने भी सारे मीडिया इंटरव्यूज देने होते हैं, वो सब नईम कासिम की तरफ से आए। सितंबर 27 में जब नसरल्लाह का असैसिनेशन होता है, उसके बाद जितने भी मीडिया को रिमार्क्स दिए गए वो कासिम की तरफ से दिए गए। जन 1953 बेरूत में केमिस्ट्री टीचर एक संगठन बनाया जाता है, लेबनीज यूनियन फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, उसका चेयरमैन रहा। उसके बाद देखिए कि कैसे इजरायली खतरों के बीच कासिम तेहरान चला गया था, यानी ईरान चला गया था ताकि वहां पर बच सके इजरायली हमलों से। और मैं आपको बता दूं कि नसरल्लाह के बाद सोचा तो हिजबुल्लाह ने यही था कि हाशिम सैफुद्दीन को बनाया जाएगा चीफ, लेकिन उसका भी असैसिनेशन होने के बाद अब जो नया चीफ है उसका अनाउंस हो गया है कासिम। और कैसे जितनी भी अभी तक 3 पब्लिक स्पीच हो चुकी है हिजबुल्लाह की तरफ से, अक्टूबर 8 वाला भी स्टेटमेंट आता है कासिम की तरफ से कि देखिए सीज फायर एफर्ट्स होने चाहिए, यानी हम तैयार हैं। लेकिन यह भी बता दिया गया, धमकी भी दे दी गई कि हम कर गुजरने के लिए तैयार है, जो भी सामने आएगा हम उसको खत्म कर देंगे। तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। आगे बढ़िए कि आखिरकार ये UNRWA क्या है जो कि इजराइल ने बैन कर दिया है, 90 दिन का समय दिया है। मैं आपको बता देती हूं, ये यूएन एजेंसी फॉर फिलिस्तीनी रेफ्यूजी है और किस तरीके से ये लोग फिलिस्तीन, जॉर्डन, वेस्ट बैंक और इधर सब काम करते हैं। और तो और इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसमें से सबने ये वोट किया कि अब इस एजेंसी को, जो कि यूएन की एजेंसी है यानी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, उसको बैन कर देना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, पहले तो आप ये देखिए UNRW है क्या। तो ये एक मेन रेफ्यूजी एजेंसी है जो कि क्या करती है, जितनी भी फिलिस्तीन रहते हैं मिडिल ईस्ट में, उन सबको जो भी कोई मदद होती है वो ये प्रोवाइड करती है। 1948 में सेटअप किया गया। 7 लाख फिलिस्तीनी जब डिस्प्लेस किए गए थे, जब इजराइल आ चुका था, एस्टैब्लिश हो चुका था, तो 1948 में इस एजेंसी को बनाया जाता है कि भाई आप सारी सर्विसेज, क्योंकि 7 लाख फिलिस्तीनी तो डिस्प्लेस हैं, कहाँ जाएंगे, तो उनके बच्चों की जो भी एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, रिलीफ है, सोशल सर्विस है, कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका खाना है, पीना है, शेल्टर है, जो भी सब है तुम संभालोगे, वो तुम्हारे शरणागति हैं। और देखिए किस तरीके से इजराइल पार्लियामेंट में ये बिल पास हो जाता है कि हमें इस यूएन एजेंसी को फिलिस्तीनी रेफ्यूजी जो रखती है उसको फिलिस्तीन से बैन कर देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या सवाल आता है कि आखिरकार क्यों बैन कर देना चाहिए? लेकिन आप देखिए कि ये कहां कहां फैली हुई है, गाजा स्ट्रिप, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया। और फंड कैसे होती है? ये वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन आता है यूएन की तरफ से। यूएन में जितने भी राज्य हैं उसमें से एक भारत भी है, वो सब पैसा इकट्ठा करके इस एजेंसी को देते हैं ताकि ये लोग फिलिस्तीनियों की मदद कर सके। और कितने 30,000 फिलिस्तीनी को एम्प्लॉय किया है और कितने 6 मिलियन रेफ्यूजी को सर्व कर चुकी है। गाजा में तो मैं आपको बता दूं तकरीबन 14 लाख फिलिस्तीनी रजिस्टर हैं एज ए रेफ्यूजी। और आप देख लीजिए वेस्ट बैंक में तकरीबन 8 लाख, यानी जितने भी डिस्प्लेस लोग हैं उनकी मदद की जाती है। अब देखिए, गाजा हैज बीन रिलायंट ऑन UNRWA फॉर बेसिक नेसेसिटीज। मैं आपको बता चुकी हूं कि किस तरीके से इजराइल लगातार गाजा, वेस्ट बैंक, हर जगह हमला कर रहा है।
अब वहां पर क्योंकि लोगों के पास घर नहीं है, तो यही एजेंसी है जो सबको शेल्टर्स बना के दे रही है, जो सबके पास खाना पीना पहुंचा रही है या कहीं से भी मदद आ रही है। तो ये वहां पर मेन फोर्स है। आपको गाजा का हाल पता है, बहुत सारी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है। मैं आपको कुछ ऐसी सेंसिटिव तस्वीरें कि दिखा नहीं सकती हूँ। तो उनका जितना भी खाना है, पानी है, हाइजीन है, सब कुछ ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये लोग मर भी गए हैं। यानी जो यूएन के स्टाफ हैं, तकरीबन 200 यूएनआरडब्ल्यूए के, वो भी इजरायली हमलों में मर चुके हैं। और देखिए, अब आखिरकार सवाल आता है कि इजराइल की पार्लियामेंट ने आखिरकार इसको बैन करने का क्यों पूरा का पूरा फैसला लिया है। 92 इजरायली एमपीज हैं जिन्होंने वोट किया कि भाई इसको बैन कर दो, और 10 ने कहा कि नहीं नहीं, हमें बैन नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे का कारण इजराइल ये बताता है कि ये जो यूएनआरडब्ल्यू है, ये लोग मिलिटेंट्स की मदद करते हैं, हमास, हिजबुल्ला, इन सब के जो लोग हैं उनको अपनी एजेंसी में हायर करते हैं, फिर इजराइल के खिलाफ हमले करने में उकसाते हैं। मतलब इन्हीं एजेंसी के बीच में इजराइल, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमास हिजबुल्ला से किस तरीके से लगातार जंग चल रही है, तो इजराइल को लगता है और वो ये दावा करता है कि हमास हिजबुल्ला के लोग उनके साथ मिले हुए हैं ये एजेंसी में। ये मतलब जो पूरी की पूरी जो दाल है ना, उसमें काला आ चुका है। किस तरीके से उन्होंने पूरा जो है इस एजेंसी की, पहले जो भी थी, जो इसका पर्पस था कि जितनी भी डिस्प्लेस फिलिस्तीनी हैं उनका पूरा सहायता करेगी, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही और अब हम इनको हटाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हों, उन सब ने इस फैसले का विरोध किया है कि वहां पर अगर जितने भी ये मासूम लोग हैं, जितने भी वहां पर आम आदमी हैं, जितने भी बच्चे हैं, महिलाएं, उनकी अभी रक्षा कौन कर रहा है, उनको सहायता कौन दे रहा है? ये एजेंसी दे रही है ना फिलिस्तीन में। अब आप अगर इनको ही बैन कर दोगे, इनका ही स्टाफ निकाल दोगे, तो वहां का ये आम जन जाएगा का? फिर तो तुमने गाजा को पूरा ही बर्बाद कर दिया ना। वैसे भी वो बर्बाद हो गया, वैसे भी वो खंडर है। तो देखिए, इसके खिलाफ कड़ा विरोध भी हो रहा है। आप आगे देख सकते हैं कि इजराइल ने लगातार एक दो तो वीडियो भी दिखा दी कि कैसे वो जो हमास वाला हमला हुआ था उसमें इनके भी लोग, मतलब इसी एजेंसी के लोग कुछ इन्वॉल्व थे। आगे बता देती हूं मैं आपको। यूएस ने यह भी कहा कि इजराइल ने यूएस के साथ शेयर किया कि यूएनआरडब्ल्यू का जो स्टाफ है उसने 7 अक्टूबर वाला जो हमास का हमला था उसमें वो लोग साथ में थे। फिर यूएनआरडब्ल्यू ने 190 हमास और इस्लामिक जिहाद के लोगों को काम पे रखा है ताकि वो लोग सहायता से कहीं ना कहीं एक ढांचा बना के, एक आड़ बना के आगे हमले कर पाए। फिर देखिए, जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें से 9 जनों को, 9 स्टाफ को पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको फायर कर दिया जाता है। फिर देखिए, व्हाट डज द न्यू इजरायली लॉ मीन? अब अगर इसको बैन करने का इन लोगों ने सोच लिया है 90 दिनों के अंदर, तो अब ये होगा कि इनके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इनके जितने भी सर्विस हैं, इनके जितनी भी एक्टिविटी हैं इस पूरी एजेंसी के, वो लोग वहां पर कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हर किसी को ये डर लग रहा है, इनफैक्ट यूएस को भी, कि अब आखिरकार वहां पर गाजा में लोग हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा, उनको संभालेगा कौन? और अभी आपको पता है ना कि अमेरिका से प्रेशर भी है इजराइल के पास कि तुम लोग ये जितनी भी मदद आ रही है उसको आने दो, रोको मत। गाजा में जो मासूम लोग रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, तो उनकी मदद को रोका ना जाए, क्योंकि दावे हो रहे थे ना कि इजराइल वो मदद रोक रहा है। तो अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है। देखिए, व्हाट डू अदर कंट्रीज से, चाहे आप यूके ले लीजिए, यूके ने तो, यूनाइटेड किंगडम ने तो स्ट्रांगली अपोज किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग वहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं, मदद पहुंचाने के लिए हैं, तो उनको वहां पर रहने दिया जाए, और ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और अभी लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे कोई आपको रिप्लेस करने वाला भी नहीं है। अमेरिका ने ये कहा कि अगर इजराइल ने ये फैसला ले ही लिया है कि हम यूएनआरडब्ल्यू को हटा देंगे, लेकिन उसके बदले में आप रखोगे किसको? आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? तो अमेरिका ने तो ये कहा है, और डीपली कंसर्न है कि भाई इसके पूरे के पूरे आप देख लीजिए, एक्सचेंज में आप किसको रखते हैं, वहां पर स्थिति कौन संभालेगा? यूएनआरडब्ल्यू कंडेम द अप्रूवल ऑफ द बिल, यानी इजराइल में जो ये बिल पास हुआ है तो यूएनआरडब्ल्यू ने भी इसको अपोज किया है, यूएन ने भी अपोज किया है। और मैं आपको फिर बता दूं, तकरीबन 6,50,000 गर्ल्स एंड बॉयज देयर फ्रॉम एजुकेशन पुटिंग एट रिस्क, यानी इतने लोग अभी भी हैं। अगर उसको वहां से हटा दिया जाता है, इस एजेंसी को, तो इतने बच्चे और बच्चियां, उनकी एजुकेशन, उनका पूरा करियर, उनका पूरा जनरेशन खतरे में आ जाएगी। और अब इजराइल इस बात पे
इंटरनेशनली घिर चुका है। अब देखिए अगला पॉइंट, ईरान ने अपनी ताकत 200% तक बढ़ा दी है, यानी जो अपना डिफेंस बजट है उसको 200% इंक्रीज कर दिया। तो देखिए ईरान किस तरीके से तैयार है, चाहे इजराइल कितना भी बड़ा हमला सोच रहा हो यूएस के साथ मिलकर, ईरान ने बता दिया है कि भैया अब हमारा डिफेंस बजट इतना ज्यादा है, हम तो फ्रंट फुट पे पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए ईरान ने तो यूएन में जो पूरी की पूरी एक सिक्योरिटी काउंसिल चल रही थी, इमरजेंसी बैठक चल रही थी, ईरान ने तो आरोप भी लगाए हैं कि यूएस ने सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया इस मामले को। मिडिल ईस्ट में यूएस की यानी अमेरिका की मौजूदगी के बाद ये जितनी भी इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई, जितने भी हालात बदतर हुए, तो उसमें यूएस का बड़ा हाथ है। और अगर ये आगे बात बढ़ती है, हालात और बिगड़ते हैं, तो यूएस को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा और यूएस पे भी आंच आएगी, उसको हम बख्शेंगे नहीं। और देखिए कि कैसे हूतीज ने, जो कि यमन में रहते हैं हूती विद्रोही, ईरान का पूरा पूरा सपोर्ट है, उन्होंने अभी 3 बड़े हमले किए हैं अरेबियन सी और रेड सी में, और ये लोग भी पूरा तैयार हैं कि बस आप तो आदेश दो कि हम कैसे जंग में कूद जाए, लगातार हमले कर रहे हैं। आगे देखिए हिजबुल्ला लगातार, मैंने आपको बताया, लगातार ये देखिए 30 ऑपरेशंस कर दिए हैं। वहां पर सोल्जर्स कितने, 90 से ज्यादा सोल्जर्स वहां पर आहत हो गए हैं, वहां पर घायल हैं, 90 से ज्यादा मर चुके हैं, और न जाने कितने घायल हो गए हैं इजरायली सोल्जर्स। और तो और इजराइल ने वहां कितने हमले कर दिए हैं, हिजबुल्ला हमास के कमांडर्स को खत्म कर दिया है। आगे देखिए कि कैसे UNRWA एक्टिविटीज को रोकने के लिए EU स्टेट्स यानी यूरोपियन यूनियन की जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई है। आगे देखिए, Nearly 12,000 students killed in Gaza since war began. रिपोर्ट बताती है अल जजीरा की कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिजबुल्ला हमास इजराइल ही तबाही माफ कीजिएगा, हिजबुल्ला हमास ही इजराइल में हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल लगातार जो गाजा में कर रहा है, जो लेबनान में कर रहा है, जो जान जा रही है, वो भी, उसके भी आंकड़े मैं आपको बता देती हूँ ना। 12,000 बच्चे अभी तक गाजा में मर चुके हैं जब से वो 7 अक्टूबर वाला हमला हुआ है। तुर्की ने कहा है कि ये जो UNRWA बैन किया है वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इजराइल ने अभी एक बड़ा हमला किया है लेबनान में, बेत लाहिया में, जहां का डेथ टोल 93 पहुंच चुका है। इसमें से मैं आपको बता दूं 40 जने तो मिसिंग है, और इसमें से न जाने कितने तो बच्चे और बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। आगे देखिए कि कैसे हूतीज ने फिर से ड्रोन हमला किया है इजराइल की तरफ एश्कलोन में, और देखिए लगातार हूती विद्रोही इजराइल में हमला कर रहे हैं। जॉर्डन ने भी कह दिया इजराइल के खिलाफ कि ये जो UNRWA वाला डिसीजन है वो इंटरनेशनल लॉ के तो खिलाफ है ही, लेकिन ये डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्रोग्राम है एजेंसी का। अच्छा, एक और बात मैं इसमें बता देना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में ईरान ने ये कहा कि UN की जो पूरा का पूरा UN एक कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस रहा है, यूनाइटेड नेशंस का कमी रही है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, तो ईरान भी इस वक्त UN से गुस्सा है। आगे देखिए कि किस तरीके से, मैं आपको बता रही हूँ, लगातार मैंने आपको अपडेट्स दिए हैं, वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि किस तरीके से, आपको पता है कि अभी कुछ दिन त्योहार के दिन हैं, बीच में दिवाली है, अब वहां पर लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है जिससे हर किसी को खतरा है कि अगर ये वॉर बढ़ता है और अगर दूसरे बड़े देश भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। अब आपसे मुलाकात दिवाली के बाद होगी, और आशा यही है कि इस बीच में ये कहीं ना कहीं वॉर या तो रुक जाए और कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल जाए, और जो ये मासूम जिंदगियां जा रही हैं वो ना जाए। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी।